गंगा यमुनयोः पुण्य मध्य देशो महानम स्थिता उत्तर प्रदेश इत्याख्यो भारतस्य हृदय प्रतिष्ठिता इतिहासस्य साक्षियो संस्कृति साधना भूमिः वर्तमानम समालोक्य भविष्याय प्रेरका। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। ये पंक्तियां उत्तर प्रदेश पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है अपना थीम यानी आज उत्तर प्रदेश यूपी दिवस 2026 मना रहा है। सारा प्रदेश उत्सव मना रहा है और अपने इतिहास पर गर्व कर रहा है। प्रदेश का देश को विकसित बनाने में काफी योगदान रहा है। इस प्रदेश ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिया। इसके कड़ कड़ में सनातन संस्कृति बसी हुई है। इस प्रदेश ने धैर्य रखकर झंझावतों को यानी जो समस्याएं हैं उनको पार किया। इस प्रदेश में अब तक 30 मुख्यमंत्री हुए जिसने प्रदेश को नई दिशा दी। आज संस्कृति की ध्वजा फहरा रही है उत्तर प्रदेश, जहां इतिहास बोलता है, विरासत मुस्कुराती है और भविष्य आकार ले रहा है। आज सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश की विकास सीढ़ियां चढ़ रहा है। वहीं आज उत्तर प्रदेश दिवस पर विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी, उसकी उपलब्धियां और आने वाले कल के संकल्प के बारे में। पूरा देश आज वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। पिछले 11 वर्ष में हमने भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखा है, एक नए भारत का दर्शन किया है। ऐसे नए भारत के शिल्पी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश उत्तर प्रदेश की दिशा से इस अवसर पर हमें उपलब्ध हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने यहां पर व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी यूपी वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। यूपी में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है और इसी भूमि पर सारनाथ से भगवान बुद्ध का ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही अनादि काशी भी है और पवित्र प्रयागराज भी है। अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, महाकुंभ का आयोजन और अभी चल रहा माघ मेला यूपी के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दर्शाता है। यह सामर्थ्य यूपी में पर्यटन के पार संभावनाओं को साकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश झांसी और मेरठ से लेकर के काकोरी तक स्वतंत्रता आंदोलन की उर्वरा भूमि भी रहा है। इस प्रांत की मिट्टी को रानी लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अस्फा उल्ला खां जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि बनने का गौरव प्राप्त है। मध्यकाल में
राजा महाराजा सुहेलदेव ने आक्रमणकारियों के आतंक का अंत किया था। इतिहास राजा बिजली पासी के शौर्य को भी साक्षी रहा है। ऐसी महान प्रेरक गाथाओं को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने श्रम, सामर्थ्य और निष्ठा से राज्य की एक अलग पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा भी था जब दशकों तक प्रोजेक्ट्स के लंबित रहने के कारण आम लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसमें केंद्रीय स्तर पर होने वाली प्रगति की बैठकों की भी अहम भूमिका रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है और देश में सबसे आगे खड़ा है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया के लिए हमारे द्वार खोल रहे हैं। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शीघ्र ही लाखों यात्रियों की उम्मीदों को उड़ान देगा। अपने विशाल जनसामर्थ्य के साथ आज यूपी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल दे रहा है। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योग भी हैं। बनारसी साड़ियां हो, भदोई के कालीन हो, कन्नौज के इत्र हो या मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, यूपी के हर जिले की अपनी शक्ति है। एक जिला एक उत्पाद अभियान ने यूपी के लाखों लघु उद्योगों को सशक्त किया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर चिप, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी विकसित होते भारत का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी के नंबर 1 होने पर हमें गर्व है। तो यूपी दिवस 2026 के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आप ये संदेश सुन रहे थे। अब बात कर लेते हैं यूपी के इतिहास का। आपको बता दें, यूपी के इतिहास का जो महत्व है वो स्वतंत्रता टाइम से ही रहा है। 1950 से लेकर 1967 तक प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। कांग्रेस ने यूपी की राजनीति को दिशा दी। प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। इस दौर में राजनीति अपेक्षाकृत स्थिर रही। आपको बता दें, अब 1967 से 1980 तक का जो सफर था वो अस्थिरता रहा और गैर कांग्रेसी प्रयोग रहा। 1967 में पहली बार कांग्रेस की हार हुई और संयुक्त विधायक दल की सरकार बार बार सरकारें गिराना और दल बदल होने के दौर में चौधरी चरण सिंह उभरे और किसान राजनीति की शुरुआत हुई। उसके बाद आपको बता दें, 1975 से 77 में आपातकाल, लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर पड़ा। 1980 और 1989 में कांग्रेस की फिर से वापसी हुई और सामाजिक उथल पुथल जारी रहा। कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई और कांग्रेस ने नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह जैसे सीएम को बनाया। लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी, जातीय असंतोष बढ़ा और मंडल आयोग की चर्चा शुरू हो गई। अब बात कर लेते हैं 1989 से 1997 में। आपको बता दें, मंडल बनाम कमंडल युग था, जिसमें मंडल आयोग लागू हुआ और ओबीसी राजनीति मजबूत हुई। इस ओबीसी राजनीति ने प्रदेश को नई दिशा दी और इसी दौर में राम मंदिर आंदोलन तेज हो गया। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और राजनीति ने ऐतिहासिक मोड़ लिया और इसी दौर में मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह का उदय हुआ। इस दौर में जाति और धर्म आधारित राजनीति निर्णायक बनी। उसके बाद 1997 से 2007 में मायावती और गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हुआ। मायावती प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। बीएसपी का बहुजन एजेंडा था और वहीं बीजेपी बीएसपी गठबंधन प्रयोग कर रही थी। मायावती के दौर में स्मारक, पार्क, सामाजिक प्रतीक राजनीति बने।
प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बना और 2007 से 2017 तक मायावती से अखिलेश की सरकार रही। 2007 से 2012 तक मायावती की पूर्ण बहुमत सरकार रही और इस दौर में दलित सशक्तिकरण का उदय हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। उसके बाद 2012 से 2017 में बने अखिलेश यादव युवा सीएम। एक्सप्रेसवे और लैपटॉप योजना काफी मशहूर हुई, लेकिन कानून व्यवस्था और अंदरूनी कलह उस वक्त चरम पर रही। 2017 में योगी आदित्यनाथ का युग का उदय हुआ। 2017 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। सख्त कानून व्यवस्था नीति अपनाकर प्रदेश को माफिया राज से मुक्त किया गया। इस प्रदेश में 2020 में राम मंदिर निर्माण का निर्णायक चरण रहा। योगी राज में निवेश, एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। प्रदेश बीमारू राज्य से तरक्की करने वाला प्रदेश बन गया। विश्व पटल पर यूपी एक सशक्त राज्य बनकर उभरा। 2022 में सीएम योगी के नेतृत्व में दोबारा पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। आपको बता दें, यूपी राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी बना रहा। यूपी की शासन व्यवस्था देश के लिए नजीर बना। वहीं आपको बता दें, अपने स्थापना काल से अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जैसे पीएम देने वाला यूपी जो है वो राज्य बना। यूपी केवल राजनीति के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीडीपी यानी ग्रोथ के सेक्टर में भी यूपी ने काफी मेहनत किया और अपनी स्थापना काल से यूपी ने विकास में काफी उतार चढ़ाव भी देखे। विकास के काल को 4 खंडों में बांटकर देखते हैं। आपको बता दें, 1950 से 90 तक में यूपी का योगदान सीमित कृषि प्रधान प्रदेश की तरह रहा। वहीं 1990 से 2010 में उदारीकरण का प्रभाव देखा गया, लेकिन धीमी प्रगति रही और 2010 से 2017 तक विकास में क्रमिक वृद्धि हुई, पर राष्ट्रीय औसत से थोड़ा नीचे रही। वहीं अगर बात की जाए 2017 से 2025 के बीच की, तो इसमें तेज गति से जीडीपी में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी हुई, जो लगभग 9% तक रहे। 1950 से 1990 के दौर में शुरुआती आर्थिक स्थिति का आकलन अगर करते हैं तो हम पाते हैं कि 1950 के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई और उत्तर प्रदेश जैसा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रहा। हरित क्रांति के दौर में गेहूं, धान उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन औद्योगिक आधार कमजोर रहा। जीडीपी का राष्ट्रीय योगदान अपेक्षाकृत कम रहा और धीमी वृद्धि हुई, लेकिन औद्योगिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक विकसित राज्यों से जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु के मुकाबले पीछे रहे। 1990 और 2000 में प्रदेश में उदारीकरण की शुरुआत में बदलाव देखने को मिला। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी तो बढ़ी, प्रदेश में निवेश के भी कुछ अवसर आए, पर यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी कमजोर रहा और जो गति है वो उसकी गति जो थी वो सीमित रही। जीडीपी वृद्धि कुछ बढ़ी, पर राष्ट्रीय हिस्सेदारी में उल्लेखनीय उछाल जो है वो नहीं देखने को मिला। वहीं 2000 से 2010 में प्रदेश में विकास की धीमी गति रही, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहा, यानी सतत वृद्धि होती रही। 2000 के दशक में यूपी की अर्थव्यवस्था में सूचना और प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्रों की शुरुआत हुई। लघु उद्योग और सेवा क्षेत्र को इसमें विस्तार मिला और राष्ट्रीय जीडीपी यानी नेशनल जीडीपी में यूपी का योगदान जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में फिर भी कम रहा। 2010 से 20 के दौर में विकास की गति तेज हुई और 2010 के बाद यूपी ने कृषि के साथ सेवा और विनिर्माण सेक्टर को भी बढ़ावा दिया। इसी दौर में लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश हुआ, फिर भी राष्ट्रीय जीडीपी में यूपी का हिस्सा करीब 8% तक ही स्थिर रहा। योगी काल यानी 2017 से 2025 के बीच तेज आर्थिक प्रगति हुआ। ये काल यूपी के सबसे तेज जीडीपी वृद्धि वाला युग माना जा रहा है। 2024-25 में यूपी की जीडीपी लगभग 29 लाख करोड़ तक आंका गया। वहीं कुछ अनुमानों के अनुसार ये 32 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।
2023 और 24 की बात की जाए तो भागीदारी जो था वो 8% से बढ़कर 9% के आसपास आ चुका है। इसका मतलब है कि लगभग हर 11वीं भारतीय आर्थिक गतिविधि यूपी से ही होती है। 2024-25 में यूपी की जीडीपी वृद्धि दर 8% ही रही। तो ये तो थी जीडीपी ग्रोथ की बात। अब बात कर लेते हैं पर्यटन की। 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश में पर्यटन की स्थिति काफी सीमित थी। उस समय पर्यटन मुख्यतः धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक ही केंद्रित रहता था। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और आगरा जैसे स्थान जो है वो श्रद्धालु और कुछ विदेशी इतिहास प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करते थे, लेकिन बुनियादी सुविधाओं, परिवहन और प्रचार की कमी के कारण पर्यटकों की संख्या काफी कम रहती थी। उसके बाद 1960 से 70 के दशकों में भी सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार से पर्यटन में थोड़ी वृद्धि हुई। आगरा का ताजमहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ, जिससे विदेशी पर्यटन की संख्या बढ़ी। फिर भी पर्यटन को एक संगठित उद्योग के रूप में विकसित नहीं किया जा सका। वहीं 1980 के दशक तक यूपी में पर्यटन की संभावनाएं तो थी, लेकिन कानून व्यवस्था और सुविधाओं की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी रही। 1990 के दशक में आर्थिक पर्यटन और मेलों, विशेषकर कुंभ मेला ने बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया। हालांकि इस दौर में राजनीतिक अस्थिरता और अपराध की छवि के कारण विदेशी पर्यटन प्रभावित भी रहे। उसके बाद 2002 से 2010 के बीच होटल, गाइड सेवा, हेरिटेज टूरिज्म पर भी कुछ ध्यान दिया गया, जिससे पर्यटन में आंशिक सुधार हुआ। 2010 के बाद पर्यटन को विकास के साधन के रूप में देखा जाने लगा। उसके बाद 2017 यानी योगी सरकार के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट विस्तार, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर और विंध्याचल प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों के विकास से पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। आज उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आकर्षित करने वाले राज्यों में शामिल है। कुंभ मेला में 66 करोड़ से अधिक और 15 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उसके अलावा विदेशी पर्यटन अभी भी और बढ़ाया जा सकता है। फिर भी वर्तमान में यूपी का पर्यटन क्षेत्र आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लगातार मजबूत होता जा रहा है। 2017 के बाद पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि भी हुई। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की क्या स्थिति रही 1950 से लेकर अभी तक की। तो आपको बता दें 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति काफी कमजोर थी। शिक्षा, रोजगार और निर्णय निर्माण में उनकी भागीदारी बेहद सीमित हुआ करता था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सामाजिक रूढ़ियां उस वक्त काफी प्रचलित थे। अधिकांश महिलाएं घरेलू कार्यों और कृषि तक ही सीमित थी। उसके बाद 1960 से 70 के दशकों में शिक्षा का विस्तार हुआ, पर महिला साक्षरता की गति से काफी धीमी रही। 1980 के बाद महिला आंदोलनों ने स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं से जागरूकता बढ़ी। 1990 के दशक में पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण मिलने से ग्रामीण स्तर पर उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में महिलाओं की भूमिका धीरे धीरे मजबूत हुई। हालांकि इस काल में महिलाओं के खिलाफ अपराध भी एक बड़ी चुनौती बन के सामने रही। वही 2000 से 2010 के बाद बालिका शिक्षा, मिड डे मील, साइकिल योजना, छात्रवृत्तियों से स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी। 2010 से 2017 के दौरान महिला सशक्तिकरण की योजनाएं आगे बढ़ी, लेकिन सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे फिर भी बने रहे। 2017 के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, स्वयं सहायता समूह, महिला पुलिस भर्ती और आर्थिक योजनाओं से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ। आज भी चुनौतियां मौजूद है, पर शिक्षा, राजनीति और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं अधिक सशक्त और जागरूक हुई है। तो प्रदेश में महिलाओं की स्थिति 1950 से लेकर अभी तक में काफी बदली है।
अब उत्तर प्रदेश में अपराध में क्या कुछ प्रगति रही, क्या कुछ कमी देखने को मिली, उस पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति समय के साथ बदलती रही। 1950 और 70 के दशक की बात की जाए तो अपेक्षाकृत कम थे, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण पे मजबूती था। वहीं 1980 से 2000 के बीच बेरोजगारी और जातीय राजनीति ने प्रशासनिक कमजोरी के कारण अपराध में जो है वो वृद्धि देखने को मिली। माफिया और दंगों में तेजी से वृद्धि हुई। वहीं 2017 में थोड़े नियंत्रण के प्रयास हुए, पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 2017 के बाद सख्त कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ कार्रवाई और पुलिस सुधारों से हत्या, डकैती और दंगों में काफी कमी हुई। आज अपराध पूरी तरह से समाप्त नहीं, लेकिन पहले की तुलना से अधिक नियंत्रित है। समय के साथ बदलती रही अपराध की स्थिति 2017 के बाद प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था लाया। तो अब आपको बता दें इंडस्ट्री में क्या क्या ग्रोथ हुए थे। 1950 से 2000 तक उत्तर प्रदेश औद्योगिक रूप से पिछड़ा रहा, लेकिन उसके बाद 2017 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति और निवेश के कारण यूपी एक उभरता हुआ औद्योगिक राज्य बन गया। 1950 और 65 के बीच औद्योगिक आधार की नींव रखी गई, लेकिन आजादी के बाद भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था नीति रही। इस दौर में चीनी मिलों का निर्माण हुआ। कानपुर, वाराणसी में कपड़ा उद्योग ने विस्तार लिया। वहीं कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा गया। सीमेंट, कागज, चमड़ा उद्योगों का विशेष रूप से कानपुर में तेजी से विस्तार हुआ। इस दौर में निजी निवेश सीमित रहा। उसके बाद आपको बता दें 1965 से 80 के बीच में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर और लाइसेंस राज की शुरुआत हुई। भारी उद्योग में कमी हुई और लेकिन लघु उद्योग जो है वो तेजी से विकास हुआ। चीनी, हथकरघा, पीतल उद्योग मुरादाबाद में, कांच उद्योग फिरोजाबाद में विकसित हुए, लेकिन इस दौर में भी औद्योगिक विकास जो है वो धीमा रहा। उसके बाद 1980 और 91 में औद्योगिक ठहराव रहा। इस दौर में निवेशकों को पलायन होने लगे और निवेशकों का पलायन महाराष्ट्र और गुजरात तक ही सीमित हो गया। वहीं राजनीतिक अस्थिरता, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था की कमी के कारण उद्यमियों का पलायन हुआ। कानपुर का टेक्सटाइल और लेदर उद्योग में भी गिरावट आने लगी। बड़े उद्योग बंद होने लगे या घाटे में रहने लगे। वहीं आपको बता दें यूपी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में भी पिछड़ने लगा। उसके बाद 1991 और 2000 में उदारीकरण के बाद शुरुआती सुधार जो है वो थोड़ा बेहतर रहा। 1991 में आर्थिक सुधार के बाद लाइसेंस राज खत्म हुआ और निजी निवेश की अनुमति मिलने के बाद यूपी की स्थिति में कुछ सुधार हुए। उसके बाद 2002 से 10 में औद्योगिक क्लस्टर का विकास हुआ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और औद्योगिक बेल्ट बने, लेकिन पूर्वांचल, बुंदेलखंड अभी भी पिछड़े बने रहे। 2010 से 17 में प्रदेश में मिश्रित प्रगति हुई और एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। 2017 से औद्योगिक तेजी का दौर रहा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लखनऊ, कानपुर, झांसी, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब, मोबाइल फोन निर्माण, नोएडा भारत का सबसे बड़ा हब बना। फूड प्रोसेसिंग पार्क जो कि सिंगल विंडो सिस्टम और निवेश मित्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, कानून व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। इसके बाद एक्सप्रेसवे नेटवर्क, टेक्सटाइल और अपैरल पार्क बना हुआ। यूपी देश का टॉप एमएसएमई राज्य बना। तो आज योगी के नेतृत्व में यूपी अपना 76वां वर्ष मना रहा है। सीएम योगी ने प्रदेश को 1 ट्रिलियन बनाने का संकल्प लिया। देश के अमृत काल में यूपी अपनी बुलंदियों के पायदान चढ़ रहा है। तो आइए संकल्प ले, यूपी को विकसित राज्य बनाए और सभी राज्य के साथ मिलकर काम करें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।